नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए, इधर बैठो। लड़की थोड़े इधर को खिसक जाए तुम। चलिए इधर बैठो आप। गुड मॉर्निंग। देखिए देखें तो कहाँ तक पढ़ा दिया हमने। आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था और कैसे कहाँ तक ये फैली हुई थी। ठीक है, शांत रहें, आवाज नहीं, शोर ना करें, पीछे से ध्यान दें। चलो ये गेट बंद कर दो, उधर ध्यान दो। चलो देखें सिंधु सभ्यता के बारे में ना। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहले कुछ अवशेष मिले हुए हैं ना, वो एक जो नदियां हैं, अनेक बहुत सारी नदियों के पास से मिले हुए हैं, लेकिन उन सभी नदियों का जो संबंध है ना, वो केवल सिंधु नदी से है। सिंधु नदी की ही वो सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, उनके आसपास ही जो अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाले। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा है इसका क्योंकि जो पहली शुरुआत में इसकी खुदाई हुई है वो हड़प्पा नामक स्थान से हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह लो चाहे हड़प्पा सभ्यता कह लो। ठीक है, बात एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नामक जो स्थान है ना, वहाँ से इसकी खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। तो देखें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जनक किसे माना जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता है जो भारत के अंदर, अपने देश के अंदर अधिकतर अवशेष कहाँ से मिले, यहीं से मिले। जो आदि मानव पहले था वो देखो, इसका आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो किस प्रकार का है, वो है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसे है, कौन कौन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो बता दूं मैं थोड़ा। देखें इधर तो है ये, मतलब सुत का गेंडोर, इस प्रकार का है ये आकार इसका, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का। ऐसे कहें, इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है ना, पूर्वी सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है तो इसका यह है, ये वाला। ठीक है, और उत्तरी बिंदु ये होगा इसका, और दक्षिणी बिंदु ये है, और पश्चिमी बिंदु ये है। जो पश्चिमी बिंदु है सिंधु सभ्यता का वो है सुत का गेंडोर। ठीक है, कौन सा है, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर। शांत रहे, पीछे से आवाज क्यों आ रही है, साइलेंट करो, शांत करो इन बच्चों को। देखिए सुत का गेंडोर। ठीक है, और जो इसका उत्तरी बिंदु है ना वो कौन सा है, मांडा, मांडा। ठीक है, और जो इसका पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु कहाँ तक, पूरब में कहाँ तक फैली हुई थी, ये देखो उत्तर प्रदेश में भी नहीं पहुंच पाई। अब मैं बताऊं ना ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, देखो ये इस प्रकार से है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये अंतिम बिंदु उत्तरी बिंदु है ना, ये मांडा ही का है, जम्मू कश्मीर में है। और ये सुत का गेंडोर ये कहाँ पहुंच जाता है, इधर पाकिस्तान है ना अपने देश के इधर। तो पाकिस्तान पहले जो सिंधु सभ्यता की सन 1921 में खुदाई करना प्रारंभ कर दिया गया, तब ये इसका विभाजन, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था ना। तो कुछ अधिकतर बिंदु जिसके यहाँ पहुंच चुके हैं सुत का गेंडोर, पाकिस्तान में ज्यादातर मिले हैं। ठीक है, तो ये बिंदु इसका पाकिस्तान की में जो बिंदु है सुत का गेंडोर। ठीक है, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, सुत का गेंडोर, उत्तरी भाग मांडा है, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी भाग कौन सा है, ये देख लेते हैं पहले। ये है मतलब पूर्वी भाग आलमगीर, आलमगीरा। ठीक है, और ये है डैमाबाद। ठीक है, दक्षिण में कहाँ तक फैली है, डैमाबाद तक फैली, और यहाँ पश्चिम में सुत का गेंडोर, और यहाँ आलमगीरा तक। ठीक है, तो ये अधिकतर ये पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो सबसे अधिक किस तरफ फैली हुई थी, वो किस तरफ फैली हुई थी, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, पश्चिमी दिशा में। और सबसे कम इसका विस्तार कौन सी दिशा में हुआ था, सबसे कम विस्तार हुआ था इसका पूरब की तरफ। ठीक है, अधिकतर
उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता के, लेकिन माना जाता है कि बहुत ही कम फैली हुई थी, लेकिन इनका जो रहन सहन था वो अधिकतर इधर ही था। ठीक है, तो मानव कौन से काल में पहले? पुरापाषाण काल से इसकी प्रारंभ हो गया था, पुरापाषाण काल से। ठीक है, तो पुरापाषाण काल जो था ना, इसमें मानव ने बहुत ही विस्तार किया, आग की खोज की। ठीक है, आग की खोज पुरापाषाण काल में ही की थी। और इसके बाद में फिर यहाँ इस सभ्यता में आकर देखो, सभ्य मानव का पालना माना जाता है मेहरगढ़ के लिए। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। मेहरगढ़ कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और आदि मानव का पालना किससे माना जाता है? तो अफ्रीका के लिए माना जाता है। अफ्रीका में जो पहला आदि मानव आया था वो सभ्य नहीं था, वो कैसा था? खानाबदोश। खानाबदोश समझते हैं ना? खानाबदोश जो होता है कि जिससे अपने खाने के अलावा किसी दूसरी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, उसे बस खाने के लिए मिल जाए, दूसरी चीज़ से कोई संबंध ही नहीं उसके लिए, वो होता है खानाबदोश। ठीक है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में आए थे ना आदि मानव पहले, वो किससे थे? वो थे खानाबदोश। अगर खाना नहीं मिलता ना तो वो अपने बच्चों को या अपने बुजुर्गों को भी मार काट कर खा जाते, एक दूसरे में झगड़ा हो जाता था। अचानक हुआ ये कि अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप में अचानक दो आदि मानव आपस में झगड़ गए। झगड़ने के बाद में किसी बात के पीछे, अगर अधिकतर झगड़ा उनमें हुआ होगा तो खाने वाने के पीछे हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि खानाबदोश थे, दूसरी चीज़ से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। हुआ ये कि झगड़ा होने के बाद में अफ्रीका महाद्वीप में से वो जब उनको भेज दिया, मार काट के इधर भेज दिया, तो यहाँ आ गया पाकिस्तान में एक जगह है, मतलब ये है सुलेमान पर्वत श्रेणी है ना, सुलेमान पर्वत श्रेणी, और ये यहाँ है कीर्थर पर्वत श्रेणी। तो सुलेमान जो पर्वत श्रेणी है इसके बीच में एक स्थान का नाम है जहाँ है मेहरगढ़। मेहरगढ़। ठीक है, तो आदि मानव जो अफ्रीका महाद्वीप से आया था, क्या वो सभ्य था? उस समय वो सभ्य नहीं था। ठीक है, मेहरगढ़ में आकर वो सभ्य मिला, सभ्य मानव बना। ठीक है, तो यहाँ से भी कई तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले आदि मानव ने जो खेती की वो किस चीज़ की थी। आज मैं केवल बता दे रहा हूँ, कल के लिए टॉपिक आज ही पूरा कंप्लीट नहीं होगा, कल के लिए जो होगा टेस्ट दे दिया जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और टेस्ट जब भी दिया जाएगा तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसी से प्रश्न पूछ जाएंगे तुमसे। ठीक है, हाँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़ एक स्थान है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है। कौन सी? सुलेमान पर्वत श्रेणी जो नीचे वाली है, और ऊपर वाली पर्वत श्रेणी है वो है कीर्थर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आदि मानव ने सबसे पहले खेती प्रारंभ की, लेकिन वो किस चीज़ की? आदि मानव ने सबसे पहले खेती किस चीज़ की? तो आदि मानव ने सबसे पहले खेती की थी जौ की, लेकिन क्या वो एशिया महाद्वीप में की? नहीं की। सबसे पहले जो जौ के साक्ष्य मिले हैं वो जौ के साक्ष्य मिले हैं हमारे लिए ईरान से। ठीक है, कहाँ से? ईरान से। और आदि मानव ने सबसे पहले जो गेहूं के साक्ष्य मिले वो मिले हमारे लिए मेहरगढ़ से। ठीक है, और उसके बाद में चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहाँ चावल के साक्ष्य मिले, इसका नाम है कोलडीवा। कोलडीवा से कहाँ मिले चावल के साक्ष्य? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कोलडीवा। कोलडीवा, कोलडीवा से कम मिला है चावल के साक्ष्य। ठीक है, अरे चावल या धान एक ही बात है ना, पहले धान होगा तभी तो चावल बन जाएगा, ऐसे थोड़ी ही कि डायरेक्टली कोई आकर सास बन जाएगी, पहले बहू बनेगी ना तभी तो सास बनेगी। हाँ, धान की खेती की होगी उसके बाद ही चावल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कहाँ से मिले? कोलडीवा में। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कोलडीवा नाम का। ठीक है, अब यहाँ पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले आदि मानव ने किस चीज की खेती की थी? कौन सा अन्न उगाया था सबसे पहले? तो सबसे पहले क्या उगाया? सबसे पहले उगाया था जौ, जो मैं बता चुका हूँ अभी। कहाँ? इराक में, लेकिन वो एशिया महाद्वीप में नहीं उगाया था, इराक में उगाया था। ठीक है, और यहाँ मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ से जो खेती के साक्ष्य मिले वो मिले हमारे लिए गेहूं के। किसके? गेहूं के। और यहाँ से मतलब वो तो बाद की बात रही, उधर बता देंगे बाद में। ठीक है, और यहीं से मेन टॉपिक अपने आसपास से ही पढ़ेंगे हम, बाद बाकी का जो होगा अफ्रीका वाला वो कल देखते हैं या फिर आने वाले समय में देख लेंगे। ठीक है, तो कोलडीवा से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य। और देखें यहाँ जगह सुत का गेंडूर हो गया, ये जम्मू कश्मीर में गर्त आवास, गर्त आवास का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से, जहाँ कुत्तों के साथ में इंसान के रहने का साक्ष्य मिला है। क्यों? कुत्तों के साथ में इंसान के रहने का साक्ष्य मिला है। और जो कुछ गर्त आवास का मतलब समझते हो कि आदि मानव भी पहले यहाँ सभ्य आदि मानव बन गया ना, तो सभ्य आदि मानव
जब सर्दियों का मौसम होता था तो वो ये करता था, जैसे सर्दियों में जब ठंडी हवा चलेगी है ना, तो ठंडी हवा चलने के कारण क्या है, सर्दी में ठंड लगेगी, ठंड लगने से फिर वो क्या करता, गर्त आवास गड्ढा बनाया। कुत्ता देखा ना, कुत्ता कितना समझदार जानवर होता है कि वो एक गड्ढ जब बैठता होगा ना तो एक गड्ढा कर लेता है, उसमें बैठता होगा, ठीक है, ताकि जो हवा होती है वो हवा, ये तो है नहीं कि गड्ढे में भी अंदर घुस के चलेगी, नहीं ये गड्ढा है इसमें भी चलते हैं है ना, ऐसा नहीं है, वो ऊपर से गुजरेगी, तो उसको वो क्या ठंड से अपने आप को बचा लेता था, ठीक है, इसीलिए। और इसी साथ में फिर वो अपने परिवार के साथ में रहने लगा आदि मानव वहाँ जगह। तो गर्त आवास का शब्द कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, गर्त आवास। और एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ से गर्त आवास के साथ साथ उत्तर प्रदेश से एक चीज और मिली है, ठीक है, अनेक हड्डियों के औजार। हड्डियों के औजार भी कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है महादहा। क्या नाम है, महादहा। महादहा जो उत्तर प्रदेश में मतलब प्रतापगढ़ इलाहाबाद के आसपास है, वहां से महादहा। महादहा से क्या मिला है हमारे लिए, हड्डियों के औजार, ठीक है। और वहां एक चीज और है, वहां क्या मिला है, एक ही कब्र में कई मानवों को दफनाने का भी साक्ष्य हमारे लिए कहां से मिले, उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना ये। तो उत्तर प्रदेश में महादहा नाम का एक स्थान है, वहां से क्या मिला है, महादहा। ये थोड़ा ऊट पटांगे, इससे अगर 2-3 बार बोलेंगे तो सही से याद हो जाएगा। महादहा से क्या मिला है हमें, हड्डियों के औजार, हड्डियों के औजार, ठीक है। और यहीं से एक ही कब्र में कई मानवों को, कई 2-3 जगह मानव हैं, कहीं कहीं तो 41 मानवों को एक साथ दफना दिया गया है। कहां से मिला है, वो भी उत्तर प्रदेश से ही मिला है। कौन सा स्थान है वो, उत्तर प्रदेश में ही महादास के बराबर एक स्थान है, वहां से हमारे कई मानवों के साक्ष्य मिले एक कब्र में दफनाने के, ठीक है। तो अब देखो, अब ये मेहरगढ़ में जो गेहूं की खेती की गई ना, सबसे पहले गेहूं की खेती की गई, वो कितने साल पुरानी है, आज से लगभग 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है। आज से कितनी हो जाएगी, 9,000 ईसा पूर्व। वो ईसा मसीह के जन्म से 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व मिले हैं जहाँ से, ठीक है। लेकिन एक स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक स्थान और है, वहाँ से बताया गया है कि जो अगले धान की भूसी मिली है ना, धान की भूसी मिली है, वो 8,000 साल पुरानी है, ईसा मसीह से 8,000 साल पुरानी है, ठीक है। तो ये हो गया अंतिम बिंदु, उत्तरी बिंदु, और ये पूर्वी पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। और आगे बात करेंगे, देखें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं कि पत्थरों पर शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र, ठीक है। गुफाओं में शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, मध्य प्रदेश से मिले हैं। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका से किस चीज के साक्ष्य मिले, गुफा शैल चित्र। किसके, गुफा शैल चित्र, ठीक है। गुफा शैल चित्र क्यों, क्योंकि जो पहले आदि मानव होता था ना, उसके लिए सभ्य मानव तो था नहीं इतना, थोड़ा इतना आज प्रेजेंट टाइम का जो मानव है इस तरह का मानव नहीं था, वो था, तो उसका जो टाइम अगर पास नहीं होता है ना, तो यहाँ चित्र कोई विशेष चीज के नहीं मिले, वो इस तरह के चित्र मिले यहाँ पर कि उन्होंने किसी मतलब आज की तरह कोई चीज तो थी नहीं, किसी जानवर का चित्र बना दिया, बैठे बैठे अगर खाली बैठे हुए हैं, तो भित्ति चित्र या शैल चित्र, भित्ति चित्र कहेंगे या शैल चित्र। गुफाएं जो उनकी हुआ करती थी वो पत्थरों से ही तो बनी हुआ होती थी, तो पत्थरों की गुफा में बैठे बैठे उन्होंने वहाँ पर शैल चित्र, गुफा शैल चित्र, ठीक है। यहाँ से कहाँ से मिला है, भीमबेटका से। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। और किस पर्वत के बीच में है, ये है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के बराबर में है, ठीक है। और देखें मानव की खोपड़ी के कंकाल, मानव खोपड़ी के कंकाल कहाँ से मिले, तो मद्रास में, मतलब ये है ना तमिलनाडु, तमिलनाडु के, यह तमिलनाडु के एक स्थान है पल्लवरन। पल्लवरन से क्या मिला है, मानव की खूब विशेष तरह से मानव कंकाल मिला है, लेकिन अधिक तरह से तो खोपड़ी के कंकाल मिले। कहाँ से, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, है ना, उसकी एक स्थान है पल्लवरन, वहां से मिले हमारे लिए ये साक्ष्य, ठीक है। तो और कुछ देखो
जो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 350 शहर मिले हैं। कितने मिले? 350 शहर मिले ना। लेकिन उनमें से 300 शहर में से 350 शहर में से 200 कहाँ है पता है? 200 गुजरात में, एकमात्र अकेले गुजरात में। ठीक है, गुजरात आज भी बहुत डेवलप है, लेकिन पहले समय में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी गुजरात बहुत डेवलप था। ठीक है, क्यों? गुजरात में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लगभग 200 शहर केवल गुजरात में मिले हैं देखने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि आदि मानव का सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य, तो पशुपालन के साक्ष्य वो भी 3 जगह से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? जम्मू कश्मीर से मिले कुछ साक्ष्य। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बाद में मध्य प्रदेश से मिले, मध्य प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद में गुजरात के वादोर नामक स्थान से भी पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देखें और आगे बात करेंगे इससे कि इसका आकार कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग km। कैसे? अब ये थोड़ी इधर से ये चारों तरफ से मापने के बाद में फिर ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये तो हो गया कंप्लीट। और इसमें से कुछ प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत में पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है? ये खोज जो देखो, ये किस समय में इसकी सन 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी ना, तो उस समय भारत का जो वायसराय कौन था, जिसमें भारत में इसके लिए मतलब आयोगों का जनक कहा जाता है, वो कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन ने ही इसके लिए इसकी खुदाई कराना शुरू करी थी। तो अधिकतर तुमने क्या पढ़ा होगा कि यही पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये अगर छोटे लेवल के एग्जाम दे रहे हो ना तो आप मार सकते हैं कि दयाराम साहनी ने, सही चला जाएगा। लेकिन बड़े लेवल के जो एग्जाम होंगे उनमें आप नहीं मार सकते कि दयाराम साहनी ने। ठीक है, 3-4 लोगों के नाम आ जाते हैं इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के मैसेज यानी संदेश किसने दिया था? मैंने अभी बता दिया ना, ये तो इसके बारे में बता दिया, लेकिन अभी तुम्हारा पीछे से प्रश्न आ रहा था कि कैसे मतलब इसकी खोज किसने की थी। हाँ, तो वो भी बताना जरूरी है, लेकिन पहले ये बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, समझ लो, अभी भी कोई बात नहीं। देखें, तो इसका जो सबसे पहले मैसेज किसने दिया था कि यहाँ पर कुछ है, पाया जाएगा, वो मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन। किसने दिया था? नोट कर लो, चार्ल्स मैसन। संदेश किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने मैसेज दे दिया, बता दिया कि यहाँ पर कुछ है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। अब देखो, एक आया फिर वहां से वो वायसराय था ना, उन्होंने लंदन से बुलाया था एक व्यक्ति के लिए, जिसका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। कनिंघम जो था आया घोड़े से और माप कर चला गया, यहाँ से जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ, इधर चला गया सूरत का गैंडोर तक और इधर आया डैमाबाद तक, माप के चला गया। उसने बता दिया कि पूरा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यहाँ से यहाँ तक कुछ है, इसे खुदवाइए। ठीक है, अब देखो, वो तो कनिंघम वो तो खोदेगा नहीं, ना ही तो लॉर्ड कर्जन खोदेगा, लेकिन ये काम किसके लिए दिया जाएगा? किसी ठेकेदार के लिए दिया जाएगा। उस समय जो ठेकेदार था वो कौन था? जिसे जो इस काम को सौंपा गया, इसको मतलब खुदाई करने के लिए सौंपा गया, वो कौन था? वो था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक है, अब जॉन मार्शल तो खुद खोदेगा नहीं, उसने एक मजदूर के लिए दिया, उसका नाम था दयाराम साहनी। अधिकतर तुमने ये पढ़ा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, उन्होंने सिर्फ खुदाई की थी। आदेश किसने दिया? आदेश दिया था जॉन मार्शल ने। और इसको मतलब सबसे पहले मैसेज किसने दिया? संदेश दिया चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने। मापा किसने? इसे बताया किसने? बताया। तो अब जनक किसे माना जाएगा? भारतीय पुरातात्विक जनक किससे माना जाएगा? कनिंघम के लिए। किसे? कनिंघम के लिए, क्योंकि वही तो आया, माप के चला गया यहाँ से यहाँ तक। इन्होंने केवल संदेश दिया और उन्होंने खुदाई की, तभी तो कराई थी। ठीक है, तो अब खुदाई जो प्रारंभ मैंने बता दिया ना पहले, खुदाई प्रारंभ करना कहाँ से की इन्होंने हड़प्पा नामक एक स्थान है, देखो यह है
तिब्बत। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो एक नदी है सिंधु नदी, ठीक है। अब ये सिंधु नदी है ना, तो अधिकतर इसका विस्तार सिंधु नदी के आसपास ही है ना, इसके आसपास ही है, सिंधु नदी के आसपास। अब ये सिंधु नदी है, बाकी की जो सहायक नदियाँ हैं इसी की सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी की बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। तो अब जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बराबर यहाँ नाम है एक हड़प्पा नाम का स्थान, हड़प्पा नाम का स्थान, जहाँ से खुदाई करना प्रारंभ किया। खुदाई करने के बाद में इधर खुदाई की गई, इधर खुदाई की गई, फिर सब तरफ को खुदाई करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो समझ गए कि भारतीय पुरातात्विक जनक किसे माना जाता है, वो माना जाता है भारतीय लॉर्ड, मतलब उसके लिए कनिंघम के लिए, ठीक है। कनिंघम के, लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड कर्जन तो वो था उस समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसने भारतीयों को बांटने का काम किया था, बंगाल विभाजन करके, ठीक है, चाहा, ठीक है, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहा। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। और देखो अब जहाँ से कुछ चीज़ प्राप्त हुई है और इनको एक जगह संजोकर कहाँ रखा जाएगा, संजोकर रखा जाता है मानव संग्रहालय में। कहाँ रखा जाता है, मानव संग्रहालय में। तो भारतीय जो मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर है, इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। तो वो है भारतीय मानव संग्रहालय। भारतीय मानव संग्रहालय है मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में, ठीक है, वहाँ पर मानव संग्रहालय है, जहाँ जो पुरातात्विक को स्रोत मिलते हैं उनको संजोकर रख दिया जाता है। अब यहाँ से देखो इसका भी फिलहाल में थोड़े दिन पहले नाम चेंज हुआ है, नाम बदल गया है, नया नाम क्या हो गया इसका, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। सही बात है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाता था तो बहुत बेहतर रहता। छोड़िए पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। तो क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय के आगे सिर्फ इंदिरा गांधी जोड़ दो, सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वही है, कुछ नहीं है, मानव संग्रहालय, उसके आगे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, नया नाम बदल कर, ठीक है। और है कहाँ पर ये, भोपाल में, ठीक है। और देखो ये तो अपने देश का है, केवल अपने देश का है ना, और इसी से संबंधित पूछ लिया जाता है कि जो यूपीएससी लेवल के आप एग्जाम दोगे तो उसमें पूछ लिया जाता है कि पूरी दुनिया का मानव संग्रहालय कहाँ है, पूरी दुनिया का मानव संग्रहालय है। तो डेनमार्क देश का नाम सुना है आपने, डेनमार्क का नहीं सुना है, हाँ, तो डेनमार्क जो देश है उस कोपेनहेगर नामक स्थान है, वहाँ पर डेनमार्क में कोपेनहेगर, वहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय है पूरी दुनिया का। यहाँ से देखो किसी, अब यहाँ से मिल गई कुछ चीज़ें मिल गई, तो वहाँ से ऐसे मान लीजिए कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में 10 ईंट मिल गई, ठीक है, 10 ईंटों में से यहाँ रख लेंगे, ये 9 ईंट यहाँ रख लेंगे, एक ईंट यहाँ से उठा के जो दुनिया का मानव संग्रहालय वो ले गया, वहाँ मिलेगी आपके लिए, ठीक है। अगर यहाँ से गड़बड़ हो भी सकती है, वहाँ से नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी दुनिया का मानव संग्रहालय है, ठीक है, इसलिए आगे ध्यान दें। अब देखो एक बात और सुन लो कि भारत में तो पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है, भारत में पुरातात्विक जनक तो बता दिया मैंने अभी किसे कहा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया का पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का जो पुरातात्विक जनक बोलता जाएगा ना, वो पूरी दुनिया का पुरातात्विक जनक हो जाएंगे क्रिश्चियन थॉमसन। कौन, क्रिश्चियन थॉमसन, ठीक है, केवल थॉमसन से याद रखेंगे, विज्ञान में है ना जे थॉमसन, तो जे थॉमसन, तो वो क्या है, विज्ञान में है, जे थॉमसन नहीं, क्रिश्चियन थॉमसन, तुम तो केवल थॉमसन के नाम से याद रखो, ठीक है, इसी को पर्याप्त रहेगा तुम्हारे लिए। तो पूरी दुनिया का पुरातात्विक जनक किसे माना जाएगा, क्रिश्चियन थॉमसन के लिए, ठीक है। तो और देखें ये एक व्यक्ति ने कहा है कि इतिहास ना तो विज्ञान है और ना विज्ञान से कुछ कम है, ना तो विज्ञान है पूरी तरह से और ना ही विज्ञान से कुछ कम है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है मैडम, मतलब मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा तुमने, विज्ञान में पढ़ा होगा, मैडम क्यूरी, वो खानदानी वैज्ञानिक थे ना, मैडम क्यूरी, उसकी बेटी है, उसके सब जो थे ना वो सब पारिवारिक वैज्ञानिक ही थे, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। तो वो तो विज्ञान में है, उस मैडम क्यूरी से याद रखेंगे ब्यूरी, कौन, ब्यूरी नाम की जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि विज्ञान ना तो विज्ञान है, इतिहास ना तो विज्ञान है और ना किसी विज्ञान से कम, ठीक है,
ये किसने कहा है? व्यूरी ने। क्यूरी से नहीं, क्यूरी से याद करने के लिए बताया है, क्यूरी से याद रहेगा ना व्यूरी। हाँ, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो पूरी दुनिया का जो पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? पुरातात्विक संग्रहालय याद रखेंगे कहाँ है? बताइए, कौन बताएगा वैसे? पूरी दुनिया का पुरातात्विक, हाँ नहीं पीछे, तुम ही बताओ। डेनमार्क, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बढ़िया। डेनमार्क में, डेनमार्क का एक शहर है ना कोपेनहेगर, वहाँ पर है ये पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय, ठीक है। तो एक बात को और ध्यान देंगे, अब वो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये पुरातात्विक संग्रहालय या मानव संग्रहालय किसके अंतर्गत आता है? मानव संस्कृतालय मतलब अनेक तरह के वो आ जाते हैं, तो इसका मेन जो ऑप्शन होगा तुम्हें लगाना होगा सांस्कृतिक मंत्रालय। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय, सचिव मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय आएंगे उसमें, लेकिन जो काम किसके अंतर्गत करता है? ये काम करता है सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत जो मानव संग्रहालय होता है वो काम करता है, ठीक है। तो ये आज तो केवल मैंने ये बताया है, नहीं यहाँ से जो शुरू होगा ना हड़प्पा सभ्यता, अभी तो इसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई है? ये तो केवल ये बता दिया है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इधर से इधर, है ना। नहीं, वो साक्ष्य जो मिलेंगे वो मिलेंगे, बताएंगे। देखो चलो मैं ही देख लेते हैं, अभी हड़प्पा सभ्यता देख लेते हैं, हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो हड़प्पा सब जो हड़प्पा नामक स्थान से इसकी खुदाई की गई है, वहाँ से क्या क्या मिला है तो याद रखेंगे। देखिए, हड़प्पा नामक जो स्थान है ये खासकर मजदूरों के लिए था। किसके लिए? मजदूरों के लिए था। पीछे से नीचे बैठो, नीचे, हाँ बैठो। क्यों खड़े हो? देखिए, किसके लिए था ये? मजदूरों के लिए। तो यहाँ से क्या मिला है? मजदूरों की साक्ष्य मिले हैं कुछ, ठीक है। और श्रमिक आवास, क्या मिला है? मजदूरों के साथ मतलब श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास के साथ साथ यहाँ से क्या मिला है? अब देखो, याद रखने की ट्रिक बताऊँ मैं तुम्हारे लिए, सबसे बेहतरीन जो एक ही बार में बिल्कुल याद हो जाए। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, इस स्थान पर अगर श्रमिक रहेंगे तो वो काम करेंगे ना, काम करने के बाद में उन्हें एक अधिक मात्रा में जो मतलब शारीरिक काम करते हैं उनके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रमिक आवास, अन्नागार, क्या? अन्नागार, श्रमिक आवास, अन्नागार कहाँ से मिले हैं? अभी मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है, आराम से लिख लेंगे। श्रमिक आवास, अन्नागार, श्रमिक हैं, श्रमिकों ने काम किया, काम करने के बाद में वहाँ पर रहे, रहने के बाद में अब उन्हें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ेगी? खाने की, है ना। तो खाने के लिए अन्नागार का मतलब नहीं समझते हो? अन्नागार अन्न रखने का स्थान, हाँ अन्नागार। तो अन्नागार, और अन्नागार के बाद में फिर वहाँ से क्या मिला है? ओखली, ओखली मिली है। अन्न को कूटा किस में जाएगा? ओखली में कूटा जाएगा ना, ओखली। ओखली के बाद में वहाँ से मिली है मातृ देवी की मूर्ति। जो श्रमिक लोग हैं वो फिर मतलब किसी की पूजा भी करेंगे। अन्न को ओखली में कूटा, खाया, काम किया, काम करने के बाद में फिर पूजा की, किसकी? मातृ देवी की मूर्ति। कहाँ से मिले ये? केवल बात अभी चल रही है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा से नामक जो स्थान से खुदाई हुई है वहाँ से मिले ये साक्ष्य, ठीक है। श्रमिक आवास, अन्नागार, ओखली, मातृ देवी की मूर्ति, और उसके बाद में उनके लिए हमें क्या मिला है वहाँ से? मातृ देवी की मूर्ति, फिर ताबूत। मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में रखकर ताबूत में रख दो, ठीक है। ताबूत में रखने के बाद में फिर वहाँ से क्या मिला है? RS-37 कब्रिस्तान, क्या? कब्रिस्तान। उन सब चीज़ को ले जाकर कहाँ रख देने? कब्रिस्तान में रख दो ले जाके, ठीक है। चलो नोट करो। श्रमिक आवास पहले नंबर पर रखेंगे, श्रमिक आवास। दूसरे नंबर पर अन्नागार, हाँ, और तीसरे नंबर पर नोट करेंगे श्रमिक आवास, अन्नागार, ओखली, हाँ ओखली, और उसके बाद में ताबूत, मातृ देवी की मूर्ति, RS-37 कब्रिस्तान, ठीक है। ये कहाँ से मिले? ये साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकतर सड़कें थी वो कैसी थी? बिल्कुल सीधी। कैसे थी? बिल्कुल सीधी। और कैसे, किससे किधर को थी? पूर्व से पश्चिम की तरफ को
हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर सड़कें देखने को मिली है। और ये इस बात का संकेत देती हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो सभ्य थे, समझदार थे। क्यों? अधिकतर शहरी लोग थे, क्योंकि जब उन पर जो कूड़ा करकट हो जाता है ना सड़कों पर होगा, तो पूरब से पश्चिम की तरफ हवा चलेगी तो झाड़ कर ले जाएगी सब, और पश्चिम से पूरब की तरफ चलेगी वो झाड़ कर ले जाएगी सब। इसलिए ये उनके मतलब बुद्धि का संकेत देता है। ठीक है, ये यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और वनवाली एक नामक स्थान है ना, वनवाली नामक स्थान, वो कहाँ है? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा में दो मेन स्थान है, वनवाली है और दूसरा क्या है? दूसरा है ना वो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को बताऊंगा मृदभांड जब शुरू कराया जाएगा, मृदभांड कहाँ से कैसे मृदभांड का जो टॉपिक रहेगा आज बिल्कुल ऑफ रहने दो। मृदभांड का जो टॉपिक मैं कल बताऊंगा तुम्हें, और तब जो टेस्ट होगा, टेस्ट के प्रश्न बनेंगे तुम्हारे तभी बनेंगे कंप्लीट सिंधु सभ्यता होने के बाद में। ठीक है, हाँ, अभी डाउट किसी प्रकार का हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या डाउट है बताओ? अच्छा, इनका कहना है कि जो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता है ना, तो जो कुत्ता ही क्यों पाला मानव ने, सबसे पहले कुत्ता क्यों पाला? तो देखो समझ लो, कुत्ता इसलिए पाला कि कुत्ता एक ऐसा जीव है जो मनुष्य के साथ सबसे जल्दी घुल मिल जाता है। देखा होगा ना तुमने कि सबसे समझदार जीव माना जाता है, सबसे समझदार पशु माना जाता है कुत्ता के लिए, और सबसे पहले ही मतलब सबसे हर व्यक्ति के साथ घुल मिल जाता है। देखो कहीं पर होगा ना अजनबी कुत्ते के पास तुम पहुंच जाओ, पहले तो तुम्हारी तरफ देखेगा और तुम थोड़े उससे प्रेम करने लगो तो बस तुम्हारे ही साथ में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा, और कुछ खाने के लिए उसे दे दो तो, और देखो हर चीज़ खा लेता है कुत्ता, इसलिए उन लोगों ने क्या पाला? कुत्ता पाला। स्थायी आवास जो कहाँ से? मेहरगढ़ से बताया ना मैंने अभी, स्थायी आवास कहाँ से शुरू हुआ? तो मेहरगढ़ से, क्योंकि कृषि के जो साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले, और जहाँ लोग व्यक्ति कृषि करेंगे ना, तो वहाँ क्या है? कृषि हमारी ऐसे तो हो ना जाएगी, कृषि कैसे होगी? स्थायी आवास की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आप यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में और आप जम्मू कश्मीर में खेती कर लेंगे जाके, क्या कर लेंगे? या फिर मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो 4 साल बाद खेती का हो जाएगा जाके, वहाँ से कोई अपने में जोत लेगा उसके लिए, है ना। तो कृषि करने के लिए सबसे पहले क्या? स्थायी आवास होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखें, समझ गए? हाँ, तो अभी कहाँ चल रहे थे? हाँ, मृदभांड के बारे में मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मृदभांड हर स्थान से प्राप्त हुए ना, तो बस एक ही बार में उठा के मृदभांड को पकड़ेंगे और बस उठा ले जाएंगे उसके लिए। देखिए, तो हरियाणा में 2 स्थान हैं जहाँ से मतलब कुछ हस्तिनापुर है, अधिक मृदभांड मिले हैं वहाँ से, और एक है वनवाली नामक जो स्थान है, वहाँ से क्या मिला है? हल मिला है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ साक्ष्य मिले हमारे लिए गुजरात से, है ना, गुजरात से मिले। तो गुजरात में क्या है? देखो कालीबंगा नाम का जो स्थान है, वहाँ से क्या मिला है? हल मिला है। वहाँ से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। हल नहीं, हल तो वनवाली से मिला है ना, जुता हुआ खेत कालीबंगा से। चूड़ियों के कुछ साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, जुता हुआ खेत मिला है, और कुछ भी और तरह के भी साक्ष्य नहीं। जो पशुपालन है वो तो बादौर से हुआ है ना, गुजरात का राजस्थान का जो बादौर नाम का स्थान है, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हाँ चले, हड़प्पा सभ्यता की जो मैंने अभी लिखवाए होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु कौन कौन से, क्या क्या चीज़ साक्ष्य मिले यहाँ से, कंप्लीट हाँ नोट कर लो, बताइए। चलिए करो नोट। कंप्लीट हो जाए। देखिए, तो जिसकी इसमें खुदाई है 1921 में, जस्ट इसके एक साल बाद फिर खुदाई की गई मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो है यहाँ सुत का गेंडुर से मतलब इधर होगा, तो यहाँ से मोहनजोदड़ो नाम जो स्थान है वहाँ पे खुदाई की गई जस्ट 1 साल बाद। वो भी किसने की? जॉन मार्शल ने आदेश दिया, और जो दयाराम साहनी उन्होंने खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो
वहाँ से देखो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु रहेंगे, उनको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, देखो मृतकों का टीला। सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ ये होता है कि मृतकों का टीला, संबंध नहीं, इसका संबंध ही से है मृतकों के टीले से। तो वहाँ से क्या है, सबसे पहले मृतकों का टीला, एक ही जगह कई लाशें को दफना देना वहाँ से, ठीक है। और उसके पश्चात कुछ देखो वहाँ से श्रमिक आवास यहाँ से भी मिला है, श्रमिक आवास यहाँ से भी मिला है, ठीक है। श्रमिक आवास यहाँ से भी, और स्नानागार मोहनजोदड़ो लिख लो, मोहनजोदड़ो से देखें मोहनजोदड़ो की जो चीज़ होंगी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से देखें स्नानागार, स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार, और देखें कुछ पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं, पूजा करने की, ठीक है, अन्नागार। और उसके पश्चात में सूती वस्त्र, सूती वस्त्र यानी कि कपास, सूती वस्त्र। उसके बाद में चौड़ी सड़कें, सिंधु घाटी सभ्यता की हालांकि सभी सड़कें चौड़ी थी, लेकिन जो मोहनजोदड़ो नाम का स्थान है वहाँ की सड़कें कुछ ज़्यादा ही चौड़ी थी पाई गई हैं, ठीक है। चौड़ी सड़कें, स्नानागार, अन्नागार, पूजा करने के साक्ष्य, ठीक है, पूजा करने के साक्ष्य, ऐसे मान लीजिए पूजा करने के साक्ष्य, स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र यानी कि कपास के कुछ साक्ष्य मिले वहाँ से। उसके बाद में चौड़ी सड़कें, क्या है, चौड़ी सड़कें। उसके बाद में मिली है पशुपति, पशुपति, पशुपति के वहाँ पर एक नाचती हुई स्त्री मिली है, नाचती मुद्रा में, ठीक है, नाचती स्त्री। देखो इसकी याद करने की ट्रिक बता दूं मैं तुम्हारे लिए, ताकि एक बार में याद हो जाए अच्छी तरह से। देखो ध्यान देंगे, पूजा करने के साथ, पूजा कौन करेगा, पूजा कौन करेगा ना, किसी व्यक्ति को मान लो उसने पूजा की, पूजा कब करेगा, स्नान करने के बाद में। एक बड़ा सा स्नानागार भी मिला है वहाँ से, ठीक है, बड़ा सा स्नानागार। अब वहाँ से अन्नागार मिला है। अब अन्नागार मिलने के बाद में तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि अन्नागार यहाँ से भी मिला है और यहाँ से भी मिला है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हाँ जी, दोनों जगह से मिला है, दोनों जगह से। अब प्रश्न यहाँ फंसेगा कि दोनों जगह के जो अन्नागार है उनमें से बड़ा, सबसे बड़ा अन्नागार कौन सा है, मतलब मोहनजोदड़ो का है या फिर उसके बाद में हड़प्पा का है। पहले तो यहाँ मिल गया हड़प्पा में, उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोदाई हुई 1 साल बाद, तो दोनों जगह से मिला है उसने हमारे लिए ना। तो दोनों जगह इसमें बड़ा कौन सा है उनकी अपेक्षा में, तो देखो मोहनजोदड़ो का, जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है उसकी अपेक्षा में बड़ा है, इसे लगाएंगे अगर पूछ लिया जाए तो मोहनजोदड़ो का, ठीक है। कपास के कुछ साक्ष्य मिले हैं, किसी व्यक्ति ने पूजा की, स्नान करने के बाद में खाना खाया अन्नागार में, उसके स्नान करके पूजा की, पूजा करके खाना खाया, खाना करने के बाद में सूती वस्त्र यानी कि अच्छे खासे कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद में बह गया, चौड़ी सड़कों से होते हुए गुजर गया, चौड़ी सड़कों से होते हुए चला गया। उसके बाद में पहुंचा भगवान के पास। पशुपति का मतलब समझते ना, पशुपति का मतलब यहाँ इन लोगों ने मतलब ये लगाया है, भगवान शिव से लगाया है, महादेव से, ठीक है। क्यों लगाया है, क्यों, अब यहाँ बात ये हो जाएगी ना कि भगवान जो शिव के तो सिर्फ एक मुंह है जो, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति मिला है उस शिव की मुद्रा में बैठा हुआ उस व्यक्ति के 3 मुख हैं। इस तरह से ये अनुमान लगाया जाता है, केवल अनुमान ही तो लगा सकते हैं, किसी को सच तो पता नहीं है, अनुमान ही के तौर पर बता सकते हैं कि जब अगर एक मुख इस व्यक्ति का रहता है, इसके पास में मतलब इधर पशु हैं, इधर भी कुछ पशु हैं, बिच्छू, सर्प, अनेक तरह के मतलब जीव मिले हैं, तो ये अब लोगों ने अनुमान लगाया कि भैया ये मतलब किसकी कैटेगरी है, तो भगवान शिव की है ना, तो भगवान शिव ही पशुपति कहलाते हैं, तो उन्होंने पशुपति नाम रख दिया इनका, ठीक है। लेकिन इनके साथ में एक
सींग वाला जानवर भी मिला है। क्या मिला है? एक सींग वाला जानवर। तो अब जो उनके पास वेल रहता है भगवान शिव के पास, उसके तो दोनों सींग हैं, एक तो है नहीं, तो केवल अनुमान के तौर पर कह सकते हैं। ठीक है। एक नाचती हुई स्त्री, भगवान शिव का दरबार लगा हुआ है, उनके जो भूतगण होते हैं उन्होंने कुछ भांग पी ली है, या फिर वो क्या करेंगे, नाचेंगे ना। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो नाचेंगे और वहाँ पर आनंद ना आए, तो उसमें एक नाचती हुई स्त्री मिली है। ठीक है। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये भी नोट कर लो। जब नोट करने को कहा जाए तभी किया करो, करो जल्दी। उधर क्या कर रहे हो? हो गए? चलो देखें तो देखें, अब वहां से मोहनजोदड़ो के बराबर में एक स्थान और है, एक स्थान और है जिसका नाम है, हम वैसे काफ़ी बहुत सारे स्थान मिले हैं हमें पाकिस्तान में भी, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे ना हम वही उठाएंगे ज़्यादातर। ये नहीं कि मतलब एक तरफ से खचेड़ते हुए चले उनके लिए, ऐसा नहीं। तो दूसरा जो नाम का स्थान है वो है चनहूदड़ो। क्या है? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो के बारे में देख लो। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो से क्या मिला है? चनहूदड़ो एक ऐसा शहर है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है कि यहाँ से ये बताया गया है कि अधिकतर मेकअप का सामान मिला है। ये इस वक्त का साथ मतलब इस बात की तरफ इशारा करता है कि जहाँ स्त्रियां अधिक मात्रा में रहती थीं और ये एक व्यापारिक केंद्र था स्त्रियों का, जहाँ से देखो क्या मिला है, अधिकतर मेकअप का सामान मिला है। जैसे देखो शीशा है, अलग तरह के बहुत जानते होंगे मेकअप में कौन कौन से सामान होते हैं, है ना। हाँ, लड़कियों से तो बिल्कुल ही नहीं छूटी गई। देखो तो जहाँ और ये एक तरह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि जो सिंधु सभ्यता के जितने भर शहर थे ना वो चारों तरफ से एक दीवार से घिरे हुए थे, बंद थे ना। एक मेन गेट था जो कि बाहरी लोगों से उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बनाए थे। 200-350 शहर जो मिले उनमें से सब शहर वैसे थे कि चारों तरफ से बंद थे। ठीक है। अब उसके बाद में एकमात्र चनहूदड़ो ऐसा शहर था कि जो चारों तरफ से इसकी दीवार नहीं थी, खुला हुआ था चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से किसी ने अपना व्यापार इधर से शुरू कर दिया, कोई इधर से जाके लाली लिपस्टिक बेच रहा है, कोई इधर से जाके कुछ बेच रहा है ना, तो ये सब तरफ से खुले हुए थे। ठीक है। हाँ देखो, एक स्थान और है यहाँ पर चनहूदड़ो के बाद में, एक है मतलब नवाब शाह है। देखो यहाँ ये लिख लो, मेकअप का सामान। ठीक है, सामान कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहूदड़ो से अधिकतर। ठीक है। और यह नवाब शाह है नाम का जो स्थान है, वहाँ से कुछ विशेष साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल जो पहले ही मिले। ठीक है। लेकिन जो अपनी आसाराम बापू का नाम सुना है ना आपने, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने यहाँ जन्म लिया था पाकिस्तान में। नवाब शाह नाम का एक जिला है, वहाँ पर जन्म लिया था। वहाँ से आकर ये भारत में चले आए और भारत में आकर रहने लगे, इसलिए बताना थोड़ा जरूरी बन गया था। ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्थान है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान से मतलब क्या है अपने लिए, अपने भारत में क्या कुछ कम है पढ़ने के लिए? सो इधर ही देखो, अपने भारत में आ जाओ। अब हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। देखें गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है लोथल। क्या? लोथल नाम का जो शहर है, वहाँ पर आज भी बहुत डेवलप है और पहले के समय में भी बहुत डेवलप था। पहले भी यहाँ एक बंदरगाह बना हुआ है,
सी पोर्ट, ठीक है, क्या, सी पोर्ट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बंदरगाह है, जो जहाज़ों के ठहरने का स्थान होता है। तो ये हमें इस बात का संकेत देता है कि यहाँ से मतलब विदेशों के लिए कुछ व्यापार होता था। कहाँ से? लोथल से। गुजरात का एक शहर है लोथल नाम का, ठीक है, वहाँ से। ये देखो कैसे देता है, ये मेन बात से तो हमें इस तरह का उदाहरण देता है कि इसका जो भारत की लोथल का, गुजरात का, भारत का व्यापार किसके साथ होता था? ये होता था इराक के साथ। कैसे? अब हम बिना मतलब सबूत के तो मान नहीं जाएंगे, सबूत की आवश्यकता है। तो यहाँ सबूत हमें मिला है। क्या मिला है? कि यहाँ लोथल में जो इराक की मुद्रा है ना, वो हमारे मिल गई यहाँ जगह लोथल में बंदरगाह पर। और यहाँ अपने भारत की जो मुद्रा है वो देखने को मिल गई इराक में। तो ये इस बात का उदाहरण, इस बात की तरफ हमें इशारा करता है कि हाँ, भारत का पहले इराक के साथ में व्यापार होता था। कैसे? देखो, अब मुझे बता दो, जो भारतीय मुद्रा थी पहले की, उस पर अधिकतर किस जानवर के छपा हुआ था? किस जानवर के मतलब चित्र छपे हुए थे? गाय का नहीं, शेर का, अरे नहीं, हाँ, एक सिंग वाला जानवर। मैंने भी बताया पशुपति के पास में था एक सिंग वाला जानवर। अब वो पता नहीं, देखो क्या जानवर था, एक सिंग वाला जानवर था। पूरी तरह से उस जानवर का अभी तक नाम ही सामने नहीं आया है कि किस तरह, कौन सा जानवर था। लेकिन भारत ये इस बात का संकेत जरूर देता है कि जो पहले आदि मानव थे ना, पहले के जो मानव थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो उस जानवर से बहुत ही परिचित थे। एक सिंग, अब देखो बैल होगा ना, सांड होगा, उसके तो दोनों सिंग होते हैं, लेकिन उसके सिर्फ एक सिंग है, एक सिंग वाला जानवर। तो हम इसे इसी तरह से कह सकते हैं कि एक सिंग वाले जानवर की भारतीय जो मोहर थी उस पर मोहरी नहीं, मतलब अधिक लगाओ तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मतलब उसकी अपने भारत की जो मोहर है ना, मोहरी जानवर, एक सिंग वाला जानवर कैसा था? मोहरी जानवर, ठीक है। तो वो हमें कहाँ देखने को मिल गया? अफ्रीका में। और ये अफ्रीका की जो मुद्रा थी वो कहाँ देखने को मिल गई? लोथल बंदरगाह पर, गुजरात में, ठीक है। और एक बात को और इशारा देता है ये, कैसे? यहाँ से लोथल एकमात्र ऐसा शहर था कि उस सिंधु घाटी सभ्यता के जितने बार शहर थे ना, 350 शहर मिल चुके हैं, वो इस ऐसे शहर थे कि किसी भी शहर का दरवाजा बीच सड़क पर, मतलब ठीक सड़क पर नहीं खुलता था। क्यों? क्योंकि समझदार हो सकते हैं वहाँ के लोग एक तरह से, मतलब ये भी अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये इस बात का भी संकेत देता है कि वहाँ के जो लोग थे इसलिए अपना मेन दरवाज़ा सड़क पर, मतलब रोड पर नहीं बनाते थे। जैसे एक साइड में उन्होंने मतलब घर बना लिए, ठीक है। एक मैं बता दूं उदाहरण के तौर पर, जैसे इस लाइन में उन्होंने घर बना लिए, सबके घर बने हुए हैं, ठीक, और ये है हाईवे रोड। अब यहाँ से एक कच्चा सा छोटा रास्ता जाएगा इस पर, तो उन सबके घर एक जैसे बने हुए थे और उनका दरवाज़ा कहाँ खुलता? इस पर, मेन रोड पर उनका दरवाज़ा नहीं खुलता। क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा खेल रहा है और उस पर कोई सवारी गुजर रही है, या फिर मतलब अब आज की तरह कारें तो चलती नहीं थी पहले, बैलगाड़ी चलेगी ना, तो बैलगाड़ी अगर चल रही है तो अगर बैल आएगा तो चाक से उसे उठा ले जाएगा और उड़ा भी सकता है बच्चे को, ठीक है। इसलिए इस बात का मतलब अनुमान लगा सकते हैं हम केवल। लेकिन अगर बात की जाए, गुजरात का जो लोथल नाम का शहर था वो एकमात्र ऐसा शहर था जहां पर दरवाजे ठीक सड़क पर खुलते थे। क्यों? यहां से एक अनुमान ये लगा सकते हैं हम कि ठीक सड़क पर इसलिए खुलते क्योंकि जो वहाँ ये एक व्यापारिक क्षेत्र था। क्या था? व्यापारिक क्षेत्र। यहाँ से विदेशों के लिए जब व्यापार होता था, तो अब व्यापार होगा तो वहाँ पर मतलब सवारियों को घर में से ले जाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, अनेक चीज़ों का व्यापार होगा ना। इसलिए हम अनुमान इस बात का भी लगा सकते हैं यहाँ से, कहाँ से? लोथल से, ठीक है। और देखो मैंने बताया गर्त आवास कहाँ से देखने को मिला है हमें? जम्मू कश्मीर में। यहाँ लोथल में एक चीज़ और है, देखो वर्तमान समय की अगर दिल्ली की बात करें और सिंधु सभ्यता के समय की लोथल की बात करें, दोनों एक समान माने जाएंगे। वैसा है कैसे? क्योंकि दिल्ली में भी हमें हर धर्म का व्यक्ति देखने को मिल सकता है, अभी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हर धर्म का व्यक्ति आया और वहीं पर अच्छा लगा, उसे रहने लग गया। तो ये हमें इस बात का संकेत देता है लोथल की, आज की दिल्ली और पहले का लोथल, गुजरात का शहर लोथल, ये एक जैसे थे। क्यों? यहाँ पर हर एक तरह के
लोगों को दफनाने के कार्यक्रम मिले हैं, मतलब साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान समझते हैं ना आप, युगल समाधान कैसे है? युगल समाधान भी हमें यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? गुजरात के लोथल से, ठीक है। युगल समाधान ये होता है कि एक ही कब्र में दो व्यक्तियों को दफनाना, इसे हम सती प्रथा भी कह सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले, केवल 2 या 4 साक्ष्य मिले। अगर कोई जाति वहाँ बड़ी संख्या में रहती है सती प्रथा करने वाले तो ज़्यादा भी साक्ष्य मिल सकते हैं। केवल हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि इसे हम सती प्रथा भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये लोथल हो गया। तो समय कितना हो गया देखें, 10:30। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। और नहीं, टेस्ट कल नहीं होगा, टेस्ट को मैं बता दूंगा। टेस्ट ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में। आज तो तुमको ये लग रहा होगा कि बस हो गया समाप्त सिंधु घाटी सभ्यता। अभी नहीं, अभी तो बेटो 3 दिन लग जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये मत समझो। अगर आज, चलो मैं कल बताऊंगा उसके बारे में, वरना तुम आज से ही डर जाओगे। टेस्ट, हाँ टेस्ट सबको मतलब अवेलेबल करा दिया जाएगा और लिखवा दिया जाएगा पहले से ही। और उसके नहीं, एक दिन बाद नहीं, जिस दिन टेस्ट, सबसे पहले क्लास नहीं चलेगी, सबसे पहले टेस्ट होगा। उसके बाद में ये थोड़ा ही कि एक दिन पहले तुम्हें प्रश्न लिखवा के दे दिया और फिर घर जाके याद कर लिया और ला के दे दिया यहाँ पर, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। सुबह में जब आओगे ना तो पहले तुम्हारे लिए टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद में कुछ पढ़ाना शुरू किया जाएगा। अगर टेस्ट सही देते हो तब, आंसर सही आते हैं तब। ये थोड़ी है कि मार के चले आए उल्टे सीधे। मिनिमम 30 या 35 40 प्रश्न हो सकते हैं उसमें, ज़्यादा मतलब कम भी नहीं रहेंगे और ज़्यादा भी नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले इस गेट खोल दीजिए। इतनी आफत कैसी रहती है तुम्हें जाने की? पहले लड़कियों को उठो और उन्हें भेजो। गर्ल्स लोग उठे पहले, चलिए जाइए। तुम भी उठो, चलिए जाइए। चलिए देखें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जीते रहो जीते रहो जीते रहो।